दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने इस चैनल एलेक्स एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। द मीनिंग ऑफ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, दैट मीन्स 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन इस दुनिया में हुए, हमारे लोगों में हुए, हमारे समाज में हुए, उनकी जांच या उनकी पड़ताल। अब हजारों वर्षों क्या क्या हुआ वो हमने पढ़ा क्लास 6 की हिस्ट्री में। उसमें आपने पढ़ा कि जो आदि मानव था उसने कैसे अपने चलने से लेकर और एक बसावट तक का सफ़र कैसे तय किया। उसने एक शिकारी से होकर अपना अनाज कैसे उगाना शुरू किया। उसने कैसे कैसे औजारों से पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह कैसे शिकार करता था। ऐसे करते करते उन्होंने एक समाज की उत्पत्ति कैसे की। उसके बाद हमारे यहाँ पर नए नए राजा बने। उसके बीच आपने हड़प्पा कल्चर भी पढ़ा होगा, हड़प्पा सिटी भी पढ़ी होगी। उसके साथ साथ आपने इसमें नए नए औजार भी पढ़े होंगे। अशोका या मैं कहूँ कि गुप्ता डायनेस्टी, इफ़ आई टॉक अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें कि चंद्रगुप्त, अशोका, समुद्रगुप्त, इसके अलावा आपने काफ़ी सारी डायनेस्टी भी पढ़ी हैं। चाहे मैं बात करूं हर्षवर्धन की, चाहे मैं बात करूं गांव कैसे बने थे उनकी, चाहे जो हमारे भारत में हमारे देश में सिक्के चलते थे उनकी, व्यापारियों की, तीर्थयात्रियों की, इन सब की बात मैं करूं तो ये आप सब पढ़ चुके हैं इतिहास में, वो भी क्लास 6 के। बुद्धिज्म के बारे में या फिर पाषाण युग के बारे में। जो पाषाण युग था, चाहे वो पूरा पाषाण था, चाहे वो मध्य पाषाण था, चाहे वो नव पाषाण था, चाहे वो बुद्ध के बारे में था, चाहे वो समुद्रगुप्त के बारे में था, चाहे इसके अलावा डायनेस्टी थी, पल्लवास डायनेस्टी, चालुक्यास डायनेस्टी, पुलाकेशिन डायनेस्टी, हर्षचरित के बारे में था। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 6 की हिस्ट्री में। और इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री की वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। चाहे वो बात हो बिल्डिंग्स की, पेंटिंग्स की या किताबों की। बिल्डिंग की बात करें जैसे कि आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में है, महरौली जगह पर। इसके अलावा बात करो अगर आप ग्रेट स्तूपा, जो सांची में है, मध्य प्रदेश में। ये कुछ बिल्डिंगें हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो यू विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ क्लास 6। ओके गाइज, सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हमारे भूतकाल में हुए उन सब की पड़ताल। आइए शुरू करते हैं। ये एक मैप है जो बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था अल इदरीसी। क्या नाम था? अल इदरीसी। ये अरब के जियोग्राफर थे। एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ जियोग्राफर दैट इज द भूगोलवेत्ता। जो भूगोल के बारे में जानकारी रखता है उनको जियोग्राफर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 आपने देखा, मैप 2 अभी आगे देखेंगे। मैप 1 was made in 1154 CE। CE हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। CE का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉमन एरा। क्या है? कॉमन एरा। कॉमन एरा जो आजकल चल रहा है। कॉमन एरा जो जीसस क्राइस्ट की जन्म के बाद जो समय शुरू हुआ। 1154 कॉमन एरा में बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी, अरबी भूगोलवेत्ता जिसका नाम अल इदरीसी था, इनके द्वारा बनाया गया था। दिस सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। यह जो नक्शा लिया गया है यह दुनिया के नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें कि उपमहाद्वीप हमारा भारत दिखाया गया है। वाज मेड मैप 2, अगर बात करें मैप 2 की जो अभी आगे देखेंगे,
was made in the 1720s. यह 1720 में बनाया गया था by a French cartographer, एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर के द्वारा। और कार्टोग्राफर क्या होता है? ए पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो नक्शे बनाता है उस इंसान को कार्टोग्राफर कहते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन, जो ये दो नक्शे हैं यह आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। अगर बात करें अल-इदरीसी के मैप में, जो साउथ इंडिया है वह वहाँ है जहाँ हम आज के टाइम में नॉर्थ इंडिया को देखना पसंद करते हैं। और श्रीलंका वह तो आइलैंड के टॉप पे दिखाया गया है। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, और जो नाम दिए गए हैं वे अरब भाषा में दिए गए हैं। ये देख लीजिए एक बार आप, मैप, ये श्रीलंका, ये सब उल्टा पुल्टा दिखाया गया है जो हम नहीं समझ सकते इसको। अब आते हैं सेकंड मैप। इस मैप के बारे में जानिए। ये मैप 18वीं सदी के शुरुआत का है। कब का है? अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के शुरू का। जो किसका है? जो गुइलोम डे लीजले के एटलस नक्शे नोव्यो में से लिया गया है। ये देखिए, ये काफ़ी हद तक आज के नक्शे से मिलता जुलता है। और इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि जो एक तटीय इलाके हैं ये कितनी बारीकी से और कितने ज़्यादा लिखे हुए हैं। इन चीज़ों को समझिए। आइए, एंड देयर आर सम, और जो अल-इदरीसी के मैप की बात थी उसमें कुछ जगह जानी पहचानी है, जैसे कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह भी दूसरी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी हुई है। मैप 2 अगर बात करें तो यह मैप 1 से लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली, जिसके दौरान समय के साथ साथ 600 साल का समय काफ़ी समय होता है और इसमें हमारे उपमहाद्वीप की काफ़ी सूचनाएं बदली हैं, काफ़ी जानकारियां बदली गई होंगी। दिस मैप सीम्स मोर सिमिलर टू अस, यह नक्शा हमारे मैप जैसा लगता है। द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, और जो तटीय इलाके हैं जो मैंने आपको बताया ये बहुत डिटेल में बताए गए हैं। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयेजेस, ये जो नक्शे होते थे ये हमारे यूरोपीय नाविकों और उनके व्यापारियों द्वारा यात्रा के समय इस्तेमाल किए जाते थे। और इसकी जानकारी हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से चैप्टर 6 में। इक्वली इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ यह भी एक खास बात है कि द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड, जिस तरीके से दो पीरियड के नक्शे अलग अलग हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट, उतनी खास बात ये भी है कि जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, मानचित्र अंकन का जो विज्ञान है, नक्शे को देखने का जो विज्ञान है, वह भी इन दो समय में बदला है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप्स एंड टेक्स्ट, जब इतिहासकार कोई दस्तावेज, वर्ड पे ध्यान देना दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, मैप्स नक्शे और टेक्स्ट लेखों, जब इतिहासकार हमारे इतिहास के नक्शों, दस्तावेजों या लेखों को पढ़ता है तो दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। हमारी सूचनाओं के संदर्भों में जो उनको पृष्ठभूमि मिली हुई है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि दो समय में अलग अलग इतिहास और उसकी बातें या उसका मतलब निकलता है। तो जब कोई भी इतिहास का इनके बारे में पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। अब आते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू नई, ओल्ड पुरानी टर्मिनोलॉजीज शब्दावली। इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, अगर सूचनाओं के संदर्भ में समय के साथ साथ बदलाव होता है, व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड मीनिंग्स, तो फिर भाषाओं और उनके अर्थों में क्या होता होगा।
Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. जो हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक अभिलेख हैं, उनमें भी, उनकी गुणवत्ता में भी, उनकी भाषा में भी समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आया होगा। उदाहरण के तौर पर मिडिवल पर्शियन जो मध्य युग की फारसी भाषा है इस डिफरेंट, बिल्कुल अलग है आधुनिक फारसी भाषा से। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर, और जो यह अंतर आता है यह सिर्फ व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण या वोकेबलरी, शब्द भंडार में ही नहीं आता। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान, अगर हम हिंदुस्तान वर्ड की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, तो आज हम इसको इंडिया के नाम से पहचानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, क्या आधुनिक राष्ट्र राज्य के नाम से, इंडिया के नाम से हिंदुस्तान को पहचानते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी, जब 13वीं शताब्दी में मिन्हाज ए सिराज, मिन्हाज ए सिराज कौन था? जो फारसी भाषा में लिखता था, एक इतिहासकार जो फारसी भाषा में लिखता था। ही मीन्ड द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स ऑफ बिटवीन द गंगा एंड यमुना। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था उस जगह के लिए जिसमें कि पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और वह भूमि आती है जो गंगा और यमुना के बीच में पाई जाती है। ही यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स, उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था एक राजनीतिक तौर पर भूमि के लिए। दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, उस जगह के लिए जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आती थी। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंड, और ये जो क्षेत्र हैं बढ़ते चले गए जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत फैलती गई, जैसे दिल्ली सल्तनत फैलती गई उसी तरीके से ये जो हिंदुस्तान का जो एरिया था यह भी बढ़ता चला गया। बट लेकिन द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, लेकिन इस टर्म में कभी भी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत नहीं जुड़ा। बाई कॉन्ट्रास्ट, लेकिन इसके विपरीत, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर यूज हिंदुस्तान, बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया डिस्क्राइब, संक्षेप में, इसकी ज्योग्राफी, इसके भूगोल के लिए, द फोना, इसके वनस्पतियों के लिए और इस यहाँ के जानवरों के लिए, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, और यहाँ रहने वाले इंसानों की संस्कृति के लिए, ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप पर। मतलब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था इस उपमहाद्वीप पर रहने वाले सभी लोगों की संस्कृति के ऊपर, यहाँ के जीव जंतुओं के ऊपर और यहाँ के भूगोल के ऊपर, इन सब चीज़ों को एक वर्ड में बताने के लिए उसने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था। एज वी विल सी लेटर, जैसे हम बाद में देखेंगे इस चैप्टर में, दिस वॉज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड। हम इसमें देखेंगे कि इसी तरीके से अमीर खुसरो जो कि एक कवि थे, कब के? 14वीं सदी के, 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के एक कवि अमीर खुसरो, जिसने हिंद वर्ड का इस्तेमाल किया था। वाइल द आइडिया ऑफ ए जियोलॉजिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, जब उस समय भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति या सत्व, भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व उस समय एग्जिस्ट करती थी। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी, उस समय हिंदुस्तान राजनीतिक और राष्ट्रीय मतलब नहीं निकालता था जैसा कि हम आजकल इसको निकालते हैं। आजकल इंडिया का मतलब एक पॉलिटिकल वे में भी और एक नेशनल में भी होता है। उस समय इसका मतलब सिर्फ भौगोलिक और सांस्कृतिक, अगर हिंदुस्तान नाम आ गया
दैट मीन्स कि उसके भूगोल के बारे में बात की जा रही है और उसके संस्कृति के बारे में बात की जा रही है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल, आजकल इतिहासकारों को बड़ा सावधान रहना चाहिए अबाउट द टर्म्स, उन शब्द के बारे में जो वे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि उनका मतलब भूतकाल में कुछ अलग अलग होते थे। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, अ सिंपल टर्म लाइक, एक आसान सी वर्ड है इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे फॉरेनर। फॉरेनर को आज हम और आप लोग कहते हैं जो विदेशी, मतलब जो भारतीय ना हो उसको फॉरेनर कहते हैं। इन द मिडिवल पीरियड, अगर हम मध्यकालीन की बात करें, कब की, अगर हम मध्यकालीन की बात करते हैं तो फॉरेनर वह अजनबी होता था, हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, किसी भी गांव में आने वाला कोई बाहरी व्यक्ति फॉरेनर कहा जाता था। भाई मान लो आज हम हैं शामली में, कोई मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, या मैं कहता हूँ यूपी में कोई मध्य प्रदेश का बंदा आ जाए तो उसको फॉरेनर कहते थे उस टाइम। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ, वह व्यक्ति जो उनके समाज या उनकी संस्कृति से संबंध नहीं रखता था। हिंदी में फॉरेनर का मतलब परदेसी होता है और फारसी भाषा में पर्शियन, फारसी भाषा में उसको अजनबी कहते हैं। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, एक नगरवासी किसी वनवासी को फॉरेनर, विदेशी कहता था। बट टू पीजेंट्स, लेकिन दो किसान जो एक ही गांव में रहते थे, वर नॉट फॉरेनर्स, वे विदेशी नहीं थे एक दूसरे के लिए, इवन चाहे वो किसी भी दूसरे मजहब के हो, किसी भी दूसरे परंपरा को मानते हों या किसी दूसरी जाति से ताल्लुक़ रखते हों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के लिए आज हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं। यहाँ तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम और कोई समस्या या कोई दिक्कत आपको आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।